हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हमारे मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल में कल हम लोगों ने बायोलॉजी में क्या देखा था, क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप। मतलब ब्लड ग्रुप हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कोagulation ऑफ ब्लड। क्या देखा जाएगा? कोagulation ऑफ ब्लड। ये कैसे होगा ये भी देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है कोagulation ऑफ ब्लड, यानी ब्लड कैसे जमता है, कैसे उसका थक्का जमता है, कौन बनाता है, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो क्या दिया है। ब्लड का कोagulation, ब्लड होता है, ब्लड का कोagulation बॉडी से ब्लड के अत्यधिक लॉस को बचाने का एक मैकेनिज्म है। तो फिर कोagulation क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए? फिर अगर कोagulation नहीं होगा तो हमारे शरीर का जो, अगर कहीं सिंपल कट लग जाएगा तो हमारे शरीर से जितना भी ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसीलिए ब्लड का थक्का जमाने के लिए किसकी ज़रूरत है? कोagulate या कोagulation की, ब्लड का थक्का जमाने की बहुत ही ज़रूरत है। इसीलिए हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म पाई जाती है जिसके द्वारा हम लोग ब्लड का क्या जमाते हैं, थक्का जमाया जाता है। तो लॉस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की लॉस को रोकने के लिए, चेक करने के लिए क्या मैकेनिज्म है? कोagulation। कट या इंजरी के स्थान पर कुछ समय बाद बनने वाले डार्क रेडिश ब्राउन स्कम को क्लॉट या कोगुलम है। क्या कहते हैं? क्लॉट या कोगुलम। ये क्लॉट या कोगुलम क्या है? जैसे कहीं सिंपल कट लग जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, पपड़ी जम जाता है। जैसा पपड़ी बोलते हैं, उसको निकालने में बहुत मजा आता है ना, हल्का से निकाल कर फिर दर्द होता है, फिर छोड़ देते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्लॉट या कोगुलम बोला जाता है। क्लॉट मुख्यतः फाइब्रिन थ्रेड के नेटवर्क से बनता है। किससे बनता है? फाइब्रिन थ्रेड के नेटवर्क से। हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आप ये जो छत लगता है, छत में क्या होता है? ये सरिया ना, ये सरिया होता है। तो समझो ये फाइब्रिन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिन प्रोटीन है, ठीक। और इसमें जो गिट्टी हम ला के फंसा रहे हैं ना, छोटा मोटा गिट्टी होता है, वो आकर इसमें क्या कर जाता है? फंस जाता है। ये है प्लेटलेट्स। क्या है? ये आकर फंसेगा और इसी में आरबीसी भी आकर के फंसेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, पपड़ी टाइप का बन जाएगा और अंदर से वो बनेगा ना, ऐसे ही होता है। क्लॉट या मुख्यतः फाइब्रिन थ्रेड के नेटवर्क से बनता है और इसमें ब्लड के डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट इसी में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ब्लड के डेड एंड डैमेज होंगे, वो आकर के यहाँ फंस जाएंगे और फंस करके क्या करेंगे, वहाँ एक स्कम बना देंगे, पपड़ी बना देंगे। प्लाज्मा में उपस्थित थ्रोम्बिन एंजाइम इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में बदल देता है। यानी हमारे पास क्या है? फाइब्रिनोजन है जो कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, लेकिन बदलेगा कौन? थ्रोम्बिन। कौन बदलेगा? थ्रोम्बिन, जिसको बताते हैं। प्लाज्मा में ही एक दूसरा इनएक्टिव सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज के कारण क्या करेगा? थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। तो हुआ क्या? हमारे पास पहले क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या होगा? पहले हमारे पास होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन। इसमें थ्रोम्बिन कौन कन्वर्ट करेगा? कौन से एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज। तो सुनो, पहले हमारे पास ब्लड में क्या था? प्रोथ्रोम्बिन था। इसको कन्वर्ट कौन किया? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है जो आया, प्रोथ्रोम्बिन को जगा दिया। जिसके सामने प्रो लगा है मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में है? इनएक्टिव। तो थ्रोम्बोकाइनेज आया, प्रोथ्रोम्बिन को जगाया और बनाया क्या? थ्रोम्बोकाइनेज। अरे थ्रोम्बिन क्या बनाया? थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। इसको हमारे पास होगा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। इसमें कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन। अब बोलो क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, लेकिन कन्वर्ट करेगा कौन? थ्रोम्बोकाइनेज। कौन कन्वर्ट करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज। और अब ये जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? फाइब्रिन। इसमें फाइब्रिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन
So thrombin are converted into thrombin with the help of thrombokinase and then thrombin are converted fibrinogen into fibrin. ठीक है, अब ये यही फाइब्रिन जब बन जाएगा और उसी में आकर के क्या हो जाएंगे, जो भी ब्लड डेड एंड डैमेज ब्लड पार्टिकल्स हो गया फॉर्म एलिमेंट हो गए प्लेटलेट्स वगैरह सारी चीज़ें आकर के उसमें फंस जाएंगे और वो क्या बना देते हैं, स्कम बना देते हैं। क्या बन जाएगा, स्कम। चलो और देखते हैं। ये कह रहे हैं कि क्लॉट मुख्यतः थ्रोम्बिन थ्रेड के नेटवर्क से बनता है। इसमें तो हो गया ना, यह कॉम्प्लेक्स रिंग एंजाइम रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस के स्टेज से बनता है और इसमें अनेक फैक्टर पाए जाते हैं जो प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। तो क्या है, जैसे देखो वो थ्रोम्बिन को कन्वर्ट किसने किया, बना क्या, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन। ऐसे इसके पीछे भी बहुत होते हैं ना। ये एक प्रकार का कैस्केड प्रोसेस है। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, कैस्केड। मतलब हम एक को जगाएं, हमने ए को जगाया, ए ने बी को जगाया, बी ने सी को जगाया, सी ने डी को जगाया, ऐसे करते करते लगभग कितने लोग होते हैं, 13। टोटल 13 फैक्टर होते हैं, तब जा करके ये ब्लड क्या होता है, चलता है। ऐसा समझ में। और ये कैसे चलता है, सीढ़ी दर सीढ़ी, मतलब एक ने दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करेगा। ऐसे करते करते एट लास्ट जा करके क्या बन जाता है, फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन एट लास्ट क्या, वो फाइबर होता है, उसमें आकर के ब्लड पार्टिकल्स फंस जाते हैं और क्या बन जाता है, स्कम या कॉगुलम बन जाता है। कि जिस प्रोसेस के द्वारा ये सब एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैस्केड प्रोसेस। टोटल कितने फैक्टर होते हैं हमारे अंदर, 13 फैक्टर होते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि इसमें अनेक फैक्टर पाए जाते हैं जो प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। इंजरी या ट्रॉमा, क्या, इंजरी या ट्रॉमा मतलब जो कट जाता है ना या घाव होता है। प्लेटलेट्स को कुछ फैक्टर रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ये फैक्टर कोगुलेशन के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। इंजरी वाले स्थान के टिश्यू भी कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो कोगुलेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी, कैल्शियम आयन की, याद रखना। क्लॉटिंग में किसकी भूमिका ज़्यादा होती है, कैल्शियम आयन। और विटामिन के का भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कैल्शियम आयन है ये हमारे शरीर में क्या, ब्लड क्लॉट को बनाने में हेल्प करता है। तो बस आपको ब्लड क्लॉटिंग में याद रखना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग वो जरूरी क्यों है। अगर ब्लड का क्लॉट ना बनता ना, ब्लड का थक्का ना बनता तो हमारे शरीर में अगर कहीं सिंपल कट लग जाता है तो शरीर का सारा ब्लड क्या होता है और धीरे धीरे हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या बनता है, थक्का बनता है। कौन बनाता है, हेल्प कौन कराता है, प्लेटलेट्स करवाता है। इसमें होता है क्या, हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की सहायता से थ्रोम्बिन में बदलता है और थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को बदल देता है फाइब्रिन में। ये फाइबर जैसे मान लो ये हमारे पास हाथ है किसी का ना, और यहाँ पे क्या हो गया, कट लगेगा। जैसे कट लगेगा तुरंत यहाँ ढेर सारा क्या आ जाएगा, फाइबर। क्या आएगा, फाइबर आएगा ना। और इसी में जो ब्लड बहेगा यहाँ जाकर के क्या कर जाएगा, और यहाँ रुक जाएगा तो ये जगह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात को तो नहीं करना है, हम ब्लड वेसल्स ऐसे समझो कि कोई ब्लड वेसल्स कर रहा है और ये जब कटेगा तो यहाँ फिर आकर कोई फाइबर जम जाएगा। तो जब ये जम जाएगा तो फिर ये यहाँ से बहता हुआ ब्लड आगे चला जाएगा। अगर ये ना जमता तो लीक क्या मिला था तो ब्लड कहाँ चला जाता है, बाहर। तो ये प्रोसेस क्या है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड का। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन तो फाइब्रिन और कैल्शियम आयन। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो लिम्फ, जिसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो हम लोगों ने पढ़ा था टोटल कितने फ्लूइड हमारे शरीर में पाए जाते हैं, 2 फ्लूइड होते हैं, एक तो ब्लड और दूसरा लिम्फ। ब्लड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ब्लड क्या है, प्लाज्मा और कौन एलिमेंट से मिलकर बना था, कौन एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी हम लोग पढ़ लिया, RH फैक्टर भी हम पढ़ चुके। अब आता है लिम्फ। क्या आता है, लिम्फ जिसे हम बोलते क्या है, टिश्यू फ्लूइड।
क्या बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसको सर्कुलेटरी पढ़ते हैं सारा कुछ। अब क्या देखा जाएगा, लिम्फ देखा जाएगा ना। लिम्फ क्या होता है, इसी को बोला गया है टिश्यू फ्लूइड। देखो क्या है, कह रहे हैं ब्लड जब टिश्यू में कैपिलरी से होकर जाता है तो कुछ वाटर के साथ कई छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कैपिलरी से टिश्यू की सेल के बीच के स्पेस में आ जाते हैं। इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड है। क्या ये कह रहे हैं कि ब्लड जब टिश्यू में कैपिलरी से होकर के जाता है, कहाँ होकर जाता है, कैपिलरी, ठीक। तो कुछ वाटर के साथ कई छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कैपिलरी से टिश्यू की सेल के बीच के स्पेस में आ जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। अब समझो सिस्टम, यहाँ मान लेते हैं हमारे पास ये कोई टिश्यू है, ये टिश्यू है मतलब सेल का ग्रुप। क्या है ये, सेल का ग्रुप है। और यहाँ से क्या बह करके जा रहा है, कैपिलरी। कैपिलरी पहले क्या रही होगी, मान लो आर्टरी। आर्टरी क्या होता है, मोटा होता है, लेकिन कैपिलरी जो होती है वो कैसी रहती है, पतली। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, केशिका। केशिका का मतलब इतनी पतली नस जो एकदम बाल, केस के समान, केस के समान मतलब एकदम बाल जैसा, और उसके अंदर से क्या बह रहा है, ब्लड। अब आप बताओ, जब ये पाइप इतना पतला है तो इसमें से जो ब्लड बहेगा उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अरे वाह, मोटे पाइप में पानी बहाओ, अरे पतले पाइप प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, पतले वाले होगा। तो ऐसे जब ये ब्लड यहाँ पहुँचता है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा, मतलब इसके अंदर जो ब्लड है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं कहाँ जाते हैं, बीच। और ये फ्लूइड क्या हो जाते हैं, ये सेल के बीच जो खाली जगह है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकाशी स्थान। और वही वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ करके मतलब जल में घुलनशील जो पदार्थ होते हैं वो फ्लूइड, ये जो हमारे पास सेल है उसके बीच आकर के भर जाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, तो जब इसके बीच आकर के भर जाता है तो ये सेल को कुछ भी लेन देन करना होगा अगर ब्लड के साथ, तो पहले वो चीज़ किसको देगा, उसी फ्लूइड को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसे हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और यही क्या है, लिम्फ है। ये क्या होगा, लिम्फ। ये पहले किसको देगा, लिम्फ को, और लिम्फ फिर किसको देगा, इस ब्लड को। या ये जितना ब्लड रहा इसमें इकट्ठा हुआ है, ये जो वाइट वाला है या लिम्फ है, कलरलेस होता है, इसके लिए एक नली होगी। अगर ये बात आप खुद सोचो, अगर यहाँ क्या होगा, ब्लड आएगा, ब्लड आने से बार बार क्या होगा, स्पीच होगा, प्रेशर बनाकर के बाहर आता रहेगा पानी इसमें। और जब यहाँ पानी इकट्ठा होता रहेगा तो ये आर्गन क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, भाई जब यहाँ ड्रेनेज नहीं होगा, इससे निकासी स्थान नहीं होगा इसका कुछ, तो जो कुछ भी आएगा वो यहाँ इकट्ठा होते जाएगा। ब्लड आएगा उसमें से पानी टपक करके यहाँ जाएगा, ब्लड आएगा पंछा टपक के नीचे आएगा, ऐसे होते होते यहाँ क्या होगा, इकट्ठा। ये चीज़ क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। इसलिए जब कहीं आर्गन फूल जाता है तो कहते हैं क्या, पानी भर गया या फूल गया ना, यही चीज़ होता है। और कहीं ना कहीं क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। तो होता क्या फिर, तो इस फ्लूइड को जो कुछ भी यहाँ इकट्ठा हुआ है, इस फ्लूइड को ले जाने के लिए यहाँ एक और क्या, एक अलग से, जैसे एक नस में हमारे पास दो टाइप की वेस्कुलर सिस्टम है। एक तो जो ब्लड को लाती ले जाती है, और एक ऐसा वेस्कुलर सिस्टम है जो लिम्फ को लाएंगी और ले जाएंगे। मतलब ये पुनः फिर से हमारे शरीर में वापस छोड़ दी जाती है, ब्लड में कहीं कहीं मिला दी जाती है। अगर खराब होता होगा तो उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है, तो ब्लड में मिला करके किडनी के द्वारा छन जाता होगा, फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा चलता रहता है, लिम्फेटिक वेसल्स में चलती रहती है। इसी लिम्फेटिक वेसल्स में जो वेसल्स है, मान लो ये पैर का टिश्यू है, यहाँ पानी आया इकट्ठा हुआ, और इसी में एक हमारे पास आता है बुशरेलिया ब्रोंकाटाइप ना, या फाइलेरिया वॉर्म। ये फाइलेरिया वॉर्म यहाँ आकर के क्या कर जाती है, अपना घर बना लेती है। जब अपना घर बना लेगी तो क्या ये जो पानी ये बाहर जा पाएगा हमारे शरीर, मतलब हमारी जो खून वाला नस है उसमें क्या दोबारा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा।
तो यहाँ हो क्या जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, यहाँ धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता जाएगा और वो पैर क्या होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। और इसी रोग को हम लोग क्या बोलेंगे, हील पाँव या हाथी पाँव, ठीक है। इसी को तो हाथी पाँव बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। इसी वजह से क्योंकि उस नस में किसने घर बना लिया, फाइलेरियल वॉल, केचुआ जो होता है पतला पतला सा ना, उसी के जैसा होता है, उसमें आकर के घर बना लिया। तो ये बताओ इसकी कॉन्टिन्यूटी भाई यहाँ से निकल करके हो सकता है ब्लड मिलना, हो सकता है कहीं और जाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप इतना जानो कि कैपिलरी में से ब्लड बह रहा है तो यहाँ से जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होगा रिलीज कर जाता है, नीचे आ जाता है। और इसी से लेन देन का काम कौन करता है, यानी ब्लड और इस सेल के बीच जो मेडिएटर का काम करता है वो कौन करता है, कि लिम्फ करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड करता है, टिश्यू फ्लूइड करता है। इसको हमने क्या बोला, लिम्फ भी हम बोलेंगे, इसी को हमने टिश्यू फ्लूइड भी बोला, इसी को हम लोग लिम्फ भी बोलेंगे। क्या समझ पा रहे हम बोलना चाह रहे हैं, ये यही है कि ये ब्लड बह रहा था, ब्लड में से जो कुछ भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है नीचे आ जाता है, यहाँ ये भरा रहता है। सेल को अगर किसी चीज़ का लेन देन करना होता है, ये इसको देगा, जैसे मान लो से CO2 बाहर फेंकना है तो CO2 पहले इसको देगा, फिर ये किसको देगा, ब्लड को देगा। यानी ब्लड वेसल्स और सेल के बीच का जो मीडिएटर है, मध्यस्थता का काम करता है, यहाँ से पकड़ करके यहाँ देने का काम करता है। किचन में मम्मी रोटी बना रही है, वहाँ से तुम रोटी ले जाकर पापा को दे रहे हो, तो तुम क्या हो गए, एज मीडिएटर। तो यही काम कौन कर रहा है, टिश्यू फ्लूइड यानी लिम्फ। यानी जो सेल होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ब्लड पे नहीं रहता है, सेल किसके कॉन्टेक्ट में रहता है, लिम्फ के कॉन्टेक्ट में रहता है। ये इसको देता है, ये शरीर को देता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। अब समझ में आया लिम्फ क्या है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उससे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस क्या करती हैं, रिसाव करके नीचे आ जाती हैं और उस टिश्यू में जो खाली जगह होता है वो भरी रहती है, उसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। आ रहा समझ में, चल रहा है। चलो तो कह रहे हैं कि इसमें लार्ज प्रोटीन और अनेक फॉर्म एलिमेंट नहीं होते। आप खुद सोचो, यहाँ से चीज़ें छन रही हैं, तो क्या बड़ी बड़ी चीज़ छन करके नीचे आएगा, नहीं, कैसा आएगा, छोटा। तो कह रहे हैं इसमें लार्ज प्रोटीन और अनेक फॉर्म एलिमेंट नहीं होते हैं जो ब्लड वेसल्स में होते हैं। हाँ, यानी जो ब्लड में प्रोटीन होता है वो सारा प्रोटीन यहाँ नहीं होगा, बड़े बड़े प्रोटीन होंगे, छोटे प्रोटीन हो सकते हैं। इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा होता है। तो कह रहे जैसे प्लाज्मा में था मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, याद है आपको प्लाज्मा का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बाइकार्बोनेट था, क्लोराइड आयन था, मैग्नीशियम आयन था ना। तो ये सारी आयन कहाँ मिले थे हमको, देखो किसमें था, ये सब था, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन। ये हमारा प्लाज्मा का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो वही सारा चीज़ यहाँ भी होगा, प्लाज्मा में। अच्छा अब आगे, ब्लड और टिश्यू सेल के बीच न्यूट्रिएंट, गैस इत्यादि का एक्सचेंज इसी फ्लूइड के माध्यम से होता है। समझ में आया, ये लाइन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्लड और टिश्यू सेल के बीच, ब्लड और टिश्यू सेल के बीच किसका, न्यूट्रिएंट हो गया, गैस हो गया, इन सब का एक्सचेंज किसके माध्यम से होता है, लिम्फ की वजह से, जो टिश्यू फ्लूइड है उसी की वजह से होता है। तो मीडिएटर का मतलब समझ गए क्या है, रोटी किचन से निकालना है, पापा को ले जाकर के देना। एक्सचेंज इसी फ्लूइड के माध्यम से होता है। इलॉबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, इलॉबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल मतलब हमारे शरीर में इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क फैला है, जाल फैला है, ठीक है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लिम्फेटिक सिस्टम। और जो हमारे पास ये आर्टरी और वेन होते हैं, धमनी और सिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलेंगे उसे हम, वेस्कुलर सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इसे फ्लूइड को कलेक्ट करता है और इसे बड़ी वेन में वापस भेज देता है। हाँ, क्या कह रहे हैं, बात बताया जा रहा है, यहाँ जो फ्लूइड है इसको इकट्ठा करके फिर से कहाँ भेज दिया जाएगा, वेन में, सिरा में भेज दिया जाता है, और वो सिरा फिर अपना प्रयोग होता है ना, जाकर के किडनी में छन जाता है। फिर आगे कह रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फ कहते हैं। क्या बोला जाएगा, लिम्फ। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड भरा रहेगा उसे आप लिम्फ बोलोगे। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, क्या इसका कोई रंग है, नहीं, और इसमें स्पेशल लिम्फोसाइट होते हैं जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी। लिम्फोसाइट पढ़े थे ना, एक ग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आते हैं। लिम्फोसाइट कितने टाइप पे, दो, बी लिम्फोसाइट और
टेलिनोसाइट। समझ में आ रहा है? लिम्फ भी न्यूट्रिएंट हार्मोन इत्यादि के लिए एक महत्वपूर्ण कैरियर का भी काम करता है। यानी ये भी हमारे शरीर में हार्मोन्स हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करवाता है। इन इंटेस्टाइनल विलाई में उपस्थित लैक्टील में